आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन और टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के टाइप्स का मतलब क्या है, फंक्शन कितने तरह के होते हैं, किस तरह से फंक्शन ऑन द बेस्ड ऑफ मैपिंग किस तरह बिहेव करता है कोई फंक्शन। ठीक है, तो ये जो फंक्शन के बारे में आपको मैं बताऊंगा ना, क्योंकि देखो टाइप ऑफ फंक्शन हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था, चैप्टर 2 में पढ़ा था हमने। वहां पर हमने फंक्शन को एक तो पढ़ा था फंक्शन एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, फिर हमने फंक्शन को पढ़ा था एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस। और रूल ऑफ डिपेंडेंस में हमने कई तरह के फंक्शन के बारे में जिक्र किया था, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन। इनमें कुछ कैटेगरी बनी थी, लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। फिर कुछ स्पेशल फंक्शन आए थे, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है ना, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेट इंटीजर फंक्शन। लीस्ट इंटीजर खैर नहीं आया था, वो तो कंपैरिजन वगैरह में होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बहुत सारे फंक्शन हमने पिछले साल पढ़े थे, मगर वो था रूल ऑफ डिपेंडेंस के बेस पे। अब जो हम फंक्शन की टाइप्स को पढ़ेंगे वो हम वो नहीं पढ़ेंगे, अब हम फंक्शन को पढ़ेंगे कि फंक्शन मैपिंग के बेस पर किस तरह बिहेव करता है, फंक्शन की इमेज किस तरह बन रही है, एक एलिमेंट की एक इमेज बन रही है क्या, या एक एलिमेंट की दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही है क्या। इस तरह से हम फंक्शन को जानेंगे, मगर वहां पर मैं आपको ले जाऊं अगर, उससे पहले मुझे आपके केवल 5 मिनट चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझको आपको पहले क्लास 11 का फंक्शन रिकॉल कराना पड़ेगा। हल्का सा रिवीजन, छोटा सा ब्रीफ रिवीजन, वेरी शॉर्ट रिवीजन, जिसमें मैं आपको फंक्शन बताऊंगा, क्लास 11 का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन बताऊंगा क्या होता है, फंक्शन की फंक्शन में इमेज एंड प्री इमेज का क्या कंसेप्ट है वो बताऊंगा। ये सब बातें क्लास 11 की थी। तो जिन्होंने अभी क्लास 11 की वीडियो अगर भूल गए हैं, कोई बच्चे क्लास 11 का फंक्शन अगर भूल गए हैं, तो एक बार पहले उन वीडियो जरूर देख लेना, एक बार क्लास 11 के फंक्शन का इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना एक बार। ठीक, देखो जनरली चैप्टर बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। तो जिन बच्चों को ये चैप्टर समझ में नहीं आता ना, उनके लिए मैं एक बात कहूंगा, चैप्टर टफ नहीं है। देखो इस चैप्टर को बच्चों ने टफ टफ चैप्टर की कैटेगरी में रखा गया है। देखो टफ चैप्टर किनको मानते हैं स्टूडेंट्स, टफ चैप्टर मानते हैं क्लास 11 में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को, प्रोबेबिलिटी को, रिलेशन फंक्शन को, और अगर हम बात करें तो कहीं कहीं इंटीग्रल को मानते हैं बच्चे टफेस्ट, और वेक्टर में अगर बात करें तो 3D ज्योमेट्री को, प्रोबेबिलिटी को। क्योंकि इन सब चैप्टर का जो लिंक है ना, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस चैप्टर से जरूर होता है। अगर कभी भी कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उसका लिंक प्रीवियस चैप्टर से है, पिछले क्लास चैप्टर से है, और हम वो पिछली क्लास की बातें भूल गए हैं, तो नेचुरल वो चैप्टर हमको टफ लगेगा। टफ कुछ नहीं होता, ये बात मैं पहले बता दूं। जो चीज हमको समझ में आ गई वो इजी है, जो समझ में नहीं आई वो टफ है। आप ये मत कहना कभी भी कि टफ है इसलिए समझ में नहीं आया, नहीं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया इसलिए आपने उसको टफ कहा। और टफ कौन होता है, जिसकी प्रीवियस नॉलेज आपको नहीं है। अगर आपको पीछे की नॉलेज क्लियर है, पीछे कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर टफ कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए क्लास 11 का थोड़ा सा फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं तुरंत आपको टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले क्लास 11 की अगर हम बात करते हैं, तो दो सेट थे, एरो डायग्राम के आधार पर बात करते हैं, एरो डायग्राम के बेस पे बात करते हैं कि अगर दो फंक्शन है, सॉरी दो, क्या कहूं, दो सेट हैं ए और बी, और कोई रिलेशन मैंने इसको डिफाइन किया, रिलेशन आर है सेट ए से सेट बी पर, ए की इमेज 1 है, ए की इमेज 2 है, ए की इमेज 3 है, बी की इमेज 4 है, सी की इमेज 3 है। तो देखो रिलेशन में ऐसा पॉसिबल है कि एक एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है या एक से ज्यादा इमेज हो सकती है रिलेशन में, लेकिन जो मैंने आपको क्लास 11 में समझाया था फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, और फंक्शन की डेफिनेशन क्लास 11 की स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन के बेस पर ये थी कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, और डोमेन वाले सेट में हर एलिमेंट की इमेज होगी। ए की इमेज 1 हो, बी की इमेज 2 हो, सी की इमेज चाहे 2 हो, मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज हो, एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज ना हो, एक एलिमेंट की इमेज 2 ना हो। जैसे कि यहाँ पर एक इमेज 3 बन गई है ना, तो फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा क्योंकि एक एलिमेंट की एक इमेज है और हर एलिमेंट की इमेज है। तो फंक्शन होने के लिए दो बातें जरूरी हैं, कि हर एलिमेंट की इमेज हो, हर एलिमेंट की इमेज हो, पहली बात, और दूसरी बात, हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो, हर एलिमेंट की यूनिक, यूनिक मतलब एक और केवल एक इमेज हो, यूनिक इमेज हो। ये सब बातें पढ़ी तुमने क्लास 11th में। मान लो अगर हम कभी ऐसा कर दें, ए बी सी डी और 1 2 3, तो ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3,
और मैं कहूँ कि ये फंक्शन होगा क्या, नहीं ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इस एलिमेंट की इमेज नहीं है। डोमेन इसको बोलते हैं, डोमेन वाला सेट, इसको बोलते हैं कोडोमेन वाला सेट, ठीक है। तो हर एलिमेंट की इमेज बने और एक एलिमेंट की एक ही इमेज बने, तो ये बात फुलफिल हो रही है यहाँ पर, दोनों बातें, हर एलिमेंट की इमेज है और एक एलिमेंट की एक ही इमेज, तो इस वाले रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। ये सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, ये भी सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको फंक्शन मैंने क्लास 11 याद दिला दिया कि सेट ए का हर एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज हो, मतलब इमेज सेट ए के हर एलिमेंट की हो और यूनिक इमेज हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन, ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन, जो मैंने आपको क्लास 11 में बताया था एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन के फॉर्म में। अब फंक्शन की बात करें तो एक होता है डोमेन, ये सेट ए है, ये सेट बी है। फंक्शन को डिनोट करते थे हम, फंक्शन है सेट ए से सेट बी पर। फंक्शन का डोमेन, जो सेट ए होता है ना, जो हमारा सेट ए होता है, ये पूरा ही पूरा डोमेन कहलाता है फंक्शन का। सेट ए पूरा ही क्या होता है, डोमेन फंक्शन का। अगर मैं बी की बात करूं तो को डोमेन बोलते हैं बी को। बाद वाला जो पूरा सेट है उसको फंक्शन का को डोमेन बोलते हैं। पहला वाला सेट फंक्शन का डोमेन होता है, बाद वाला पूरा सेट फंक्शन का को डोमेन होता है, और बाद वाले सेट की उन वैल्यूज का सेट जो इमेज बन रही है उसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज किसको बोलेंगे, 1 और 2 को, क्योंकि 1 और 2 ही यहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ध्यान रहे, रेंज हमेशा सबसेट या इक्वल होता है कोडोमेन के। ये सब बातें हम क्लास 11 में अब से 1 साल पहले कर चुके हैं, ठीक है। रेंज या तो सबसेट होगा कोडोमेन का, या फिर इक्वल भी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी ये सारे ही इसकी इमेज से बन जाए, ठीक है। रेंज और कोडोमेन सॉरी डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक ग्राफिकल मेथड भी क्लास 11 में बताया था कि किसी फंक्शन का अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया रूल ऑफ डिपेंडेंस के बेस पे, अगर हमने किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया और फंक्शन की ग्राफ की प्रोजेक्शन यानी कि परछाई यानी कि शेडो एक्स एक्सिस पर जहां से जहां तक पड़ सकती है वो फंक्शन का रेंज होता है, और ग्राफ की शेडो वाई एक्सिस पर जहां से जहां तक पड़ सकती है वो फंक्शन का कोडोमेन होता है, और सॉरी 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 वो फंक्शन का रेंज होता है। फंक्शन की परछाई ग्राफ की परछाई एक्स एक्सिस पर जहां से जहां तक पड़ सकती है वो फंक्शन का डोमेन होता है, और ग्राफ की परछाई वाई एक्सिस पर जहां से जहां तक पड़ सकती है वो फंक्शन की रेंज होती है, और पूरा का पूरा वाई एक्सिस फंक्शन का कोडोमेन कहा जाता है, ठीक है क्या। ये सब बातें हमने क्लास 11 में की थी, ध्यान रहे। दूसरी बात, अगर ए रिलेटेड किससे है, 1 से, तो हम इसको बोलते हैं इमेज ऑफ ए, तो हम इसको बोलते हैं इमेज ऑफ ए इज 1। इमेज ऑफ ए इज 1 मतलब ए की इमेज 1 है, और 1 को बोलते हैं प्री इमेज ऑफ 1, प्री इमेज ऑफ 1 इज ए। तो ए की इमेज 1 और 1 की प्री इमेज ए। देखो इमेज और प्री इमेज वर्ड को अच्छी तरह सुन लो और समझ लो, क्योंकि मैं यहां अब से बार बार जिक्र करूंगा इमेज का और प्री इमेज का। तो ए की इमेज 1 और 1 की प्री इमेज ए, मतलब उधर के एलिमेंट के लिए ये इमेजेस हैं और इन एलिमेंट्स के लिए वो वाली प्री इमेजेस होती हैं। ये बात जरूर जरूर ध्यान रखना। अच्छा, अगर ए की इमेज 1 है तो इस बात को फंक्शन की भाषा में लिखते हैं फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1, एफ ए इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। बी की इमेज 2 है तो इसको लिखते हैं एफ बी इज इक्वल टू 2, ठीक। ये सब बातें हमने क्लास 11 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी, सीखी थी और करी भी थी, ठीक हो गया। तो ये मेरे को थोड़ा सा आपको फंक्शन याद दिलाना था कि फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन के डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होते हैं, इमेज प्री इमेज क्या सी होती हैं, उनको लिखते किस तरीके से हैं, ये मैंने आपको सब बता दिया। किसी को अगर डिटेल में जानना है तो आप क्लास 11 की वीडियो जाकर देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये चाहो तो नोट कर लो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पता हो आपको। फिर हमने क्लास 11 में फंक्शन एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस भी पढ़ा था। फंक्शन एज ए रूल ऑफ डिपेंडेंस में हमने पढ़ा था एफ एस इज इक्वल टू, कोई एक्स में कोई क्वांटिटी लिखी हुई होगी, लाइक हमने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स को हम लोग कभी कभी वाई मान लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक। हमने क्लास 11 में इस तरह के कई फंक्शन को स्टडी की थी, उनके ग्राफ ड्रॉ किए थे। ग्राफ ड्रॉ करने के मैंने आपको तरीके बताए थे, और ग्राफ में देखकर डोमेन रेंज वगैरह सब मैंने बताई थी। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, क्लास 12 में आपको जरूरत पड़ने वाली है उनमें से मॉडुलस फंक्शन की, सिग्नम फंक्शन की, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्लास 11 की वीडियो को जरूर देखकर इन दो चार तरह के स्पेशल ग्राफ को आप जरूर याद रखें,
क्योंकि ये ग्राफ हमको अब एक्सरसाइज करने में बहुत ही क्या कहते हैं सुविधा मिलेगी, आसानी पड़ेगी हमको, ठीक है, ताकि हमको कोई भी चीज रटनी ना पड़े। तो क्लास 11th का आप एक बार जरूर 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 देख लेना। तो अब हम धीरे धीरे मैं आपको क्लास 12 के मैथमेटिक्स के क्या नाम फंक्शन पर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो एरो डायग्राम को देखकर रेंज, कोडोमेन, डोमेन बताना, ये सब बातें क्लास 11 में हम कर चुके हैं, ठीक। तो वो सब बातें हो गई यहाँ पर अब हमारे लिए पुरानी। अब हम नई बात पर आ रहे हैं, ठीक है। तो कब आप मुझसे बीच में ये नहीं कहेंगे कमेंट करके कि सर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होता है, इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, ये सब बातें पीछे 11th में चली गई हैं, वहां की वीडियो जरूर देखें एक बार। अब हम बात करते हैं क्लास 12 के फंक्शन पर। तो क्लास 11 में जो पहला हमारा आता है टाइप ऑफ फंक्शन का टॉपिक हमारी आज की वीडियो का रहेगा। तो हम एक सबसे पहले आज एक फंक्शन की जो स्टडी करेंगे उसका नाम होता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, ये नाम है इसका, वन वन फंक्शन, ठीक। और वन वन फंक्शन को दूसरे नाम से पुकारते हैं जो बोलते हैं इंजेक्टिव। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहते हैं और एग्जाम्स में आता भी है, इंजेक्टिव लिखा हुआ आएगा, बुक में इंजेक्टिव लिखा हुआ आएगा। तो समझना कि इंजेक्टिव मतलब वन वन कह रहा है। अब वन वन क्या फंक्शन है, सुनो, पहले मैं बात को आपको एरो डायग्राम में समझाता हूं, फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा बुक वाली मैथमेटिकली, और फिर कुछ एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट ए कोई सेट है और इधर बी कोई सेट है, और हमने कहा एफ इस सेट से इस सेट पर कोई फंक्शन है, एफ कोई फंक्शन है सेट ए से सेट बी पर। फंक्शन है मतलब फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल होनी ही होनी चाहिए, ए बी सी डी। और हमने कहा 1 2 3, हम कह रहे हैं कि ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है, डी की इमेज भी 3 है। ये मैंने फंक्शन बना दिया, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं फर्स्ट, ये मैंने फंक्शन बना दिया। और अब इधर भी एक फंक्शन बना रहा हूं सेकंड, इधर भी एक सेट है मेरे पास ए बी सी डी, दूसरा सेट इधर क्या हो जाएगा बी 1 2 3 4, इधर ए की इमेज 1, इधर बी की इमेज 2, इधर सी की इमेज 3, डी की इमेज 4, ठीक हो गया। यह भी फंक्शन है, एफ फंक्शन है सेट ए से सेट बी पर। चलो जी, तीसरी स्थिति देखते हैं, थर्ड पॉसिबिलिटी, ऐसा भी हो सकता है कभी जिंदगी में ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेट है इधर ए बी सी डी, इधर कितना है 1 2 3, ए की इमेज 1, बी की इमेज 1, सी की इमेज 1, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, फोर्थ पे बात करेंगे। इधर सेट ए के अंदर मैंने लिख दिया ए बी सी डी, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया बी 1 2 3, ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, ठीक। इनकी बात करते हैं। चलो, तो मैं आपको वन वन समझाना चाह रहा हूं। तो वन वन देखो, नाम से ही यहाँ पे बातें क्लियर है, वन वन एक एक। तो वन वन मतलब होता है एक एलिमेंट की एक इमेज हो, ठीक है। सुनो मेरी बात, सुनो, ए की इमेज क्या है, अगर हम यहां बात करें तो ए की इमेज 1 है, चलो, बी की इमेज 2 है, मतलब एक ही है कुल मिला के, सी की इमेज 3 है और डी की इमेज 3 है। ये जो एलिमेंट है ना, ये दो की इमेज 3 में दो की इमेज बन रहा है। ये एलिमेंट सी की भी इमेज है, डी की भी इमेज है। वन वन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, एक का रिलेशन बस एक से, एक का एक रिश्तेदार हो खाली। ए का रिलेटिव कौन है 1, बी का रिलेटिव कौन है 2, सी का रिलेटिव कौन है 3, डी का कौन है 4। यस, ये वन वन है। तो वन वन मतलब केवल एक का एक रिश्तेदार हो, एक का रिलेशन सिर्फ एक के साथ हो। तो ये वाला फंक्शन को बोलेंगे कि ये वाला फंक्शन वन वन फंक्शन है। ये फंक्शन वन वन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, डी की इमेज 4, बस बात खत्म। वन वन फंक्शन, वन वन, एक के लिए एक ही हो, एक के लिए दो ना हो, दो के लिए भी एक ना हो, एक के लिए बस एक ही हो, ठीक। एक के लिए दो ना हो, ये तो क्या फंक्शन ही नहीं होगा फिर तो। और दो के लिए, इन दो के लिए एक ना हो, ना तो ये चीज वन वन होगी, ना ही ये चीज वन वन होगी। जैसे कि यहाँ पे हो तो रहा है, इन सीओडी के लिए एक ही, इन सीओडी का रिश्तेदार एक ही बैठ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वन वन नहीं है, नॉट वन वन। ये फंक्शन वन वन नहीं है, नॉट वन वन। क्यों? क्योंकि दो एलिमेंटों की एक ही इमेज है, नहीं होना, ऐसा नहीं होना, एक के लिए बस एक ही हो, ठीक। यहां पर देखते हैं, ए की इमेज भी 1, बी की इमेज भी 1, सी की इमेज भी 1, नहीं, ये भी नहीं है वन वन। क्यों नहीं है? क्योंकि ए की 1 तो बस अब अगले की अलग हो, एक आदमी का एक रिश्तेदार चाहिए, तो ये फंक्शन भी वन वन नहीं है,
नॉट 1 1। ठीक, इसकी बात करेंगे 1 1 है क्या। देखो ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3, तो हमको जल्दबाजी नहीं करनी। कभी आप इसको देख के सोच लो कि 1 1 फंक्शन है। देखो एक्चुअल में फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है, कैसा भी नहीं है। क्योंकि फंक्शन होने के लिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 11th क्लास का रिवाइज कराया था, ये फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा है। ए के हर एलिमेंट की इमेज हो और एक एलिमेंट की यूनिक इमेज हो, तो ये यहाँ पे तो डी की इमेज ही नहीं बन रही, तो मतलब ये फंक्शन ही नहीं है पहले बात तो ये 1 1 तो इसका हम क्या ही चेक करेंगे कि ये फंक्शन ही नहीं है। तो क्या आपको 1 1 समझ में आ गया। एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज हो, और एग्जांपल देखते हैं। एक एलिमेंट के लिए अगर एक ही इमेज है तो उसको हम फंक्शन बोल लेंगे। अगर मैं यहां पर आ जाऊं, 1 मिनट के लिए बात करेंगे थोड़ा सा। ए बी सी डी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लिख दिया मैंने। मान लो ए की इमेज 2, बी की इमेज 6, सी की इमेज 1, डी की इमेज 9। क्या है फंक्शन 1 1 है। तो पहले बात तो चेक करो कि फंक्शन ही है क्या। हाँ फंक्शन है, क्योंकि ए के हर एलिमेंट की इमेज है और यूनिक इमेज है। अब बस ये चेक कर लो एक के लिए बस एक ही इमेज है क्या। ए के लिए 2 बस, और नहीं है कुछ। 2, बी के लिए 6, सी के लिए 1, डी के लिए 9। हाँ तो ये 1 1 इमेज, तो फंक्शन 1 1 हो गया, क्योंकि इस सेट का जो भी एलिमेंट होगा बस उसकी प्रीमिस सिर्फ एक ही मेंबर हो। ठीक है, तो ये सिर्फ एक का हिस्सेदार हो। 1 1 एक के लिए बस एक हो। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है कि दो एलिमेंट्स की एक इमेज जा रही है, तो 1 1 नहीं होगा। अगर आप कहो कि सर अगर एक एलिमेंट की दो इमेज जा रही हो, अगर एक एलिमेंट की दो, तो बाबू फिर तो ये फंक्शन ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं है। एक एलिमेंट की दो इमेज तो ना, ये तो फंक्शन ही नहीं रहा। ये तो फंक्शन ही नहीं रहा, कैसा भी नहीं रहा, ये तो क्या फंक्शन ही नहीं, तो केवल रिलेशन माना जाएगा। तो नंबर एक बात तो पहले वो फंक्शन ही हो, तो हमको वैसे फंक्शन तो सब मिलेंगे। देखो इस बात को हम बार बार नहीं बोलेंगे आपसे, फंक्शन तो हमको सब यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। हमको तो केवल 1 1 चेक करना है। तो 1 1 मतलब एक एलिमेंट के लिए एक इमेज। ठीक, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसको अगर आप चाहो तो नोट कर लो। तो जो फंक्शन 1 1 होते हैं उनको हम शॉर्ट में क्या भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो क्योंकि ये तो फंक्शन ही नहीं था, इसको मैं तरफ कर दूं, ये तो फंक्शन ही नहीं था। ठीक, तो जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ये वाला फंक्शन 1 1 नहीं है, ये वाला फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन भी 1 1 है। ठीक है, देखो जो फंक्शन 1 1 होते हैं उनको हम क्या भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। और अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, तो इसका दूसरा नाम भी होता है मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन, ये फंक्शन भी 1 1 नहीं है ना, नॉट 1 1 है ना, तो इसको भी हम क्या बोल लेंगे, मैनी वन फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो नाम से सारी बातें स्पष्ट हैं। मैनी वन, मैनी के लिए वन, मैनी के लिए वन, मैनी वन। 1 1 का मतलब 1 के लिए 1 हो, एक के लिए एक हो, और मैनी वन का मतलब बहुत सारों के लिए एक हो, बहुत सारों के लिए एक हो। मैनी वन, एक से ज्यादा के लिए एक ही एलिमेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। तो क्या आपको 1 1 फंक्शन समझ में आया कि होता क्या है। अभी मैं इसको आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, कुछ और ऑब्जर्विंग बातें भी लिखवाऊंगा। पहले ना आप एरो डायग्राम में चीजों को समझ लें एक बार कि 1 1 फंक्शन कहते किसे हैं। बेसिक यही है, क्वेश्चन हम इसके आधार पर करेंगे। ठीक है, बातें मैं आपको बहुत सारी लिखवाऊंगा वैसे तो खैर अभी। तो 1 1 फंक्शन आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल बड़े तरह से। देखो एक बात को 2 3 बार कहने के मैं इसलिए कहता हूँ कि एक तो एक बार में आपको चीजें समझ में आती नहीं है, और अब मुझे आदत ही पड़ गई वैसे आपको इस तरह से बार बार बोलने की। ठीक है, तो चलते हैं आगे, तुरंत नोट करेंगे इसको। तो बात करते हैं 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में। ए फंक्शन एफ जो कि सेट एक्स से वाई पर है, इज डिफाइंड टू बी 1 1, उसको 1 1 के तौर पर हम डिफाइन कर सकते हैं इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। मतलब समझो बात का, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, सुनो ये कहता है डेफिनेशन में कि एक फंक्शन एफ जो कि सेट एक्स से सेट वाई पर डिफाइन है, एक फंक्शन एफ जो कि सेट एक्स से सेट वाई पर डिफाइन है, इज डिफाइंड टू बी 1 1, उसको हम 1 1 कहेंगे इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स, इन अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज अंडर एफ, एफ के अंतर्गत डिस्टिंक्ट हो, ए की इमेज 2 हो, बी की 3 हो, सी की 1 हो, हर एलिमेंट की इमेज अलग हो, हर एलिमेंट की इमेज अलग हो, जो मैंने आपको भी समझाया था। तो ए फंक्शन एफ एक्स से वाई पे जो होगा उसको हम डिफाइन करेंगे 1 1 के तौर पर, अगर हर एलिमेंट के एक्स के हर एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस सेट वाई के अंदर हो, अंडर एफ, एफ के अंदर, एफ अंडर मतलब फंक्शन एफ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम डेफिनेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, डेफिनेशन को नोट कर लेंगे एक बार, और ये फिगर भी यहाँ पर हम बना लेंगे। अब हम बात करते हैं कि 1 1 फंक्शन को हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो इसका मैं आपको एक मेथड बताता हूं। मेथड देखो फिलहाल ना, ये मेथड आपको नोट कर लेना है। जब हम मेथड को अप्लाई करेंगे ना,
कहाँ पे अप्लाई करेंगे मेथड को हम? क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, एक एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे, या मैं आपको एग्जाम्पल में चाहो तो अभी साथ साथ देखो चाहूँ, जरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर तो अभी मैं आपको करा भी दूंगा, लेकिन वो ऑन टू भी कहा है ना, चलो कोई नहीं। तो फिलहाल मैं ना आपको केवल एग्जाम्पल क्या नाम है, मेथड मेथड लिखवा रहा हूँ इधर कि कैसे चेक करते हैं, ठीक है, वन को चेक करने का तरीका। बाकी ये समझ में आपको वहीं जाके आएगा। देखो मुझे पता है वन वन ऑन टू समझना बच्चों के लिए एकदम से इतना इजी नहीं होता, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, और जब इन सारी बातों को नोट करें, आपको जितने समझ में आएगा 20% 30% काफी है। जब हम इन सब चीजों को अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल्स में, एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे, बहुत क्वेश्चन करने के लिए, तो सब चीजें आपकी एकदम उंगली पे आ जाएंगे, रट जाओगे एकदम, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। तो मेथड ये है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को चेक करना है या प्रूव करना है कि फंक्शन वन वन है नहीं, तो आपको करना क्या है, लेट x1 एंड x2 बी एनी टू एलिमेंट्स जो कि बिलोंग करते हैं x से। मान लेना कि x1 और x2 दो एलिमेंट है जो सेट x से बिलोंग करते हैं, सच दैट, इस तरह से वो लोग बिलोंग करते हैं कि फंक्शन ऑफ x1, यह लिख दू क्या, कि fx1 इज इक्वल टू fx2 के है। आपको क्या करना है, x1 x2 दो एलिमेंट जो बिलोंग करते हैं सेट x से, यानी कि डोमेन से जो बिलोंग करते हैं, इस तरह से है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 के है। और अगर इसको हम इस चीज को लेकर चलेंगे, सोल्व करेंगे, और अगर x1 इज इक्वल टू x2 के आ गया, ठीक, सो हम कहेंगे f इज वन वन। तो हम क्या कहेंगे, f इज वन वन। समझाऊंगा अभी आपको, एग्जांपल देकर समझाऊंगा, ठीक। फर्स्ट, सेकंड अगर हमने ऐसा किया, मान लो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन यानी कि x, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलना है, fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलना है। और अगर x1 इक्वल टू x2 के ना आया, अगर x1 इक्वल टू x2 के नहीं आया, तो हम बोलेंगे f इज नॉट वन वन। तो हम बोलेंगे f इज नॉट वन वन। और जो नॉट वन वन होता है उसको हम बोलेंगे f इज मैनी वन। हालांकि एनसीईआरटी में मैनी वन का जिक्र नहीं किया उन लोगों ने, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता चल रहा हूं कि जो फंक्शन वन वन नहीं होते उसको हम लोग मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक। तो ये मेथड है वन वन चेक करने का। मेथड में आपको और भी मेथड बताऊंगा मैं आपको। देखो वन वन चेक करना या फिर एक चीज अभी आगे आएगी ऑन टू चेक करना, इनके कोई एक मेथड नहीं है, कई कई मेथड है, ग्राफिकल मेथड भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड है जो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के लास्ट में, बहुत धीरे धीरे बताऊंगा मैं तरीके आपको। तो फिलहाल आप चीजों को बस नोट करें, टेंशन मत लें कि ये समझ में कैसे आएगा। मुझे पता है कि आपको ये चीज थोड़ी अजीब लग रही होगी कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू x, कि अगर x1 x2 बिलोंग करता है x में, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, तो हमको ये लेके चलना है, और अगर ये इक्वल आ गया तो f11 होगा। और अगर हम यही चीज लेके चले और इक्वल नहीं आए, फंक्शन f11 नहीं होगा, मतलब कि वो मैन्युअल होगा, ठीक। समझते हैं क्यों हो रहा है ऐसा? सुनो मेरी बात, सुनो, बहुत ध्यान सुनना। इसको मैं आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से समझा भी सकता हूँ, वैसे प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। ये मान लो आप, ये x1 है, ये x2 है। हमने कहा इस x1 और x2 की जो इमेज है ना, वो एक ही है, दोनों इक्वल है आपस में। x1 की इमेज भी यही है, x2 की इमेज भी fx1 और fx2 दोनों इमेज है, ये दोनों इक्वल है, और दोनों x1, ये x1 की इमेज है, ये x2 की इमेज है। तो फिलहाल जो फीलिंग आ रही है वो मैनी वन की आ रही है कि दो एलिमेंट की एक ही इमेज है, मतलब ये फंक्शन क्या है दोनों फिलहाल, ये जो फंक्शन f है, ये फंक्शन फिलहाल कैसा है, मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि दो एलिमेंट्स की एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन फिलहाल मैनी वन है। तो इस मैनी वन फंक्शन को वन वन बनाने के लिए मैं क्या करूं, अगर मैं इन दोनों एलिमेंट को ये कर दूं कि हाँ ये दोनों एलिमेंट अलग नहीं है भैया, ये दोनों एलिमेंट सेम ही है, दोनों इक्वल हैं आपस में, समझो समझो, दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल हैं, तो फिर तो ये फंक्शन वन हो जाएगा ना। अगर मैं कह दूं कि x1 x2 भी अलग नहीं है, अगर मैं कह दूं कि x1 x2 भी एक ही है, तो बात तो हो गई कि fx1 इज इक्वल टू fx2 इज इक्वल टू किसके, हमने इंप्लाइज क्या कर दिया, x1 इज इक्वल टू x2। तो अगर हम ये लेके चले और ये ला दिया तो फंक्शन वन वन होगा, और अगर हम नहीं ला पाए, अगर नॉट इक्वल आया, तो फंक्शन वन वन नहीं होगा, मतलब फंक्शन मैनी वन होगा, ठीक है। तो इन इतनी बातों को आप लोग तुरंत जरा यहाँ पर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे उसकी टेंशन मत लेना, क्वेश्चन को करने का तरीका मेरे पास, क्वेश्चन को कराने के मेरे पास कई तरीके हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा, कुछ और तरीकों से भी कराऊंगा, तो आप पहले इसको नोट करेंगे जरा। अब बात करेंगे एक दूसरे फंक्शन की, ऑन टू फंक्शन। देखो पूरे हमको क्लास 12 के पूरे टॉपिक में सिर्फ दो फंक्शन पढ़ने हैं, पहला वन वन और दूसरा ऑन टू। वन में मैंने आपको पढ़ा दिया है, ऑन टू मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जितना भी आपको समझ में आया है वह बहुत है, बस ज्यादा नहीं चाहिए। जितना समझ में आया ना उसका डबल आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल्स में, और बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा एक्सरसाइज में, ये पक्का है,
ये चैप्टर है ही ऐसा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, सब समझ में सारी बातें क्लियर होंगी आपकी, सब बातें क्लियर होंगी, ध्यान रखना। तो बात करते हैं यार ऑन टू फंक्शन के ऊपर। तो ऑन टू क्या कहता है समझते हैं ध्यान से। जिस तरह मैं करा रहा हूँ उस तरह करनी चीजों को, सब समझ आ जाएगा। मान लो फंक्शन एक्स है, ये फंक्शन वाई है, सॉरी ये सेट एक्स है, सेट वाई है, और कोई फंक्शन एफ डिफाइन है। यहां पर हमने लिखा एलिमेंट ए बी सी डी, इधर लिखा मैंने एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक, एक और देखते हैं, इधर सेट एक्स, इधर सेट वाई, और मैंने कहा भैया ए बी सी डी, और मैंने कहा इधर 1 2 3 4। ठीक है, और एक और बना लो, चलो तीसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकंड, और दिस सेट एक्स, दिस सेट कितना हो गया, ये वाला सेट आपके पास वाई, और इसमें मैंने लिखा है ए बी सी डी और 1 2 3 4। ठीक, देखो अब एक बात ध्यान रखना, मैंने इधर 3 एग्जांपल ले लिए हैं, ये पहला हो गया और ये इधर तीसरा हो गया। ठीक है, ऐसा कर दूं, समझ जाओगे ना। देखो अब मैं इन तीनों फंक्शन के लिए ऑन टू चेक करूंगा, तो पहले ना बस सब बच्चे एक काम कर लेना भाई, अपने मन में से 1 1 निकाल देना फिलहाल। अभी हम ऑन टू समझ रहे हैं ना, तो अपना ध्यान सिर्फ ऑन टू के लिए ओपन रखो, 1 1 मत देखना फिलहाल। 1 1 ऑन टू को भी हम चेक करेंगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक में वही लूंगा 1 1 ऑन टू को एक साथ। इससे पहले मैंने आपको 1 1 समझाया था, अब मैं आपको सिर्फ ऑन टू समझा रहा हूं, और इससे अगला टॉपिक में लेने वाला हूं अभी जस्ट इसके बाद तुरंत 1 1 ऑन टू एक साथ। तो फिलहाल 1 1 को दूर रखें, ऑन टू पे आते हैं। ऑन टू ये कहता है कि कोई फंक्शन ऑन टू होगा, ऊपर लिखा है बताऊंगा अभी, कि अगर सुनो ये कोई फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है, ठीक, मैंने पहले कहा आपको अभी आप 1 1 को मत देखना, तो आपको देखना क्या है कि क्या ये फंक्शन है, हाँ ये फंक्शन तो है, क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। फंक्शन तो मैं बनाऊंगा, फंक्शन तो मैं यहाँ पर सारे बनाऊंगा, फंक्शन तो मैं यहाँ पर सारे ही बनाऊंगा, ये भी मैंने फंक्शन बना दिया। ठीक है, तो आपको देखना यह है कि सेट वाई में फंक्शन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए आपको हमेशा कोड डोमेन में जाना है। ये बात लिख लेना, अपना एक मोटे मोटे पेन से लिख लेना, ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए को डोमेन में जाना है, डोमेन में जाना ही नहीं है, को डोमेन में जाना है डायरेक्ट, ध्यान रखना बस हमेशा, नहीं तो गलती कर जाओगे। जब प्रैक्टिस हो जाती है ना हम लोगों को, तब तुम कहीं भी जाओ फिर कोई दिक्कत नहीं है। ऑन टू चेक करने के लिए आपको को डोमेन में जाना है, और अगर को डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा बचा जो इमेज नहीं बना, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। बस इतना समझाना मुझे तो खाली, नॉट ऑन टू फंक्शन, कम खत्म। इसमें कोई एलिमेंट ऐसा बचा क्या जो इमेज ना बन रहा हो, नहीं, सबके बन गई, तो ये ऑन टू होगा, कहानी खत्म, ये ऑन टू। ऑन टू फंक्शन ये कह रहा है कि कोडोमेन वाले सेट में एक भी एलिमेंट अनऑक्युपाइड ना रह जाए, एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका कोई रिश्तेदार ना हो। अगर एक भी एलिमेंट अनऑक्युपाइड रह गया, अगर एक भी एलिमेंट का दोस्त उधर नहीं है, एक भी एलिमेंट का रिलेटिव उधर नहीं है, ये एलिमेंट किसी की भी इमेज नहीं है, तो ऑन टू नहीं होगा। अगर कोडोमेन वाले सेट के हर एलिमेंट ऑक्युपाइड है, सिंपल भाषा में बात करूं, हर एलिमेंट का कोई ना कोई रिश्तेदार है, तो फंक्शन ऑन टू होगा। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा बचा जो इमेज नहीं बन रहा है, जाना कहां है, कोडोमेन में। कोडोमेन में अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ जो इमेज नहीं बन रहा है, तो फंक्शन आपका नॉट ऑन टू होगा, और अगर सारे के सारे इमेज बन रहे हैं तो ऑन टू होगा। बस सब बात खत्म। अगर हम इस फंक्शन की बात करते हैं, तो ये तो मैंने क्या तो मैंने कुछ अलग किया ही नहीं इसमें, तो हाँ चलो मैं वही बात समझाना चाह रहा था। अगर कई बच्चे इस बात में गलती कर देते हैं कि सभी फंक्शन ऑन टू होगा, तो कोई फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि इसकी किसी इमेज नहीं बन रही। ठीक, तो ऑन टू के लिए बस आपको यही समझना था कि कोडोमेन वाले सेट, बाद वालों को बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन वाले सेट में हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज बन रहा हो, कोडोमेन वाले सेट में हर एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज अगर बन रहा है तो फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज ऑन टू नहीं होगा। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता उसको हम दूसरी शब्दों में इनटू फंक्शन बोलते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में इस बात का जिक्र नहीं है, नॉट ऑन टू को हम इनटू भी कहते हैं, और ऑन टू फंक्शन को हम दूसरे नाम से पुकारते हैं, जो का नाम है सरजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन। ए फंक्शन एफ, ए फंक्शन ये वाला एफ, ठीक है, ए फंक्शन एफ जो कि एक्स से वाई पर है, इज ऑन टू, ऑन टू होगा, सरजेक्टिव होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, if every element of y is the image of some element of x, y का हर एलिमेंट x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज जरूर हो। if every element of y, if every element of y is the image of some element of x,
दैट इज एवरी y बिलोंग्स टू y, जितने भी y बिलोंग कर रहे हैं y के अंदर, उन सभी के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इज बिलोंग टू x सच दैट x इज इक्वल टू y के हो। समझ में आ गया होगा। इस बात मतलब क्या है कि हर एलिमेंट x की इमेज y में मिले, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, हर एलिमेंट जो कि y में है उनकी प्री इमेज x में मिले, ठीक है। तो फिर से पढ़ते हैं एक बार, ए फंक्शन f such that x to y is onto surjective function if every element of y is the image of some element of x। देखो बहुत सिंपल भाषा में मैंने लिखी डेफिनेशन कि y का हर एलिमेंट x के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज जरूर हो। दूसरी भाषा में बोलेंगे दैट इज एवरी y बिलोंग्स टू y, जितने भी y बिलोंग कर रहे हैं y में, उनके लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ x बिलोंग्स टू x, उनके लिए x भी x में एग्जिस्ट करता हो, इस तरह से कि y की प्री इमेज x में मिल जाए, तो फंक्शन को ऑन टू हम लोग बोलेंगे। और ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होते उनको हम इनटू फंक्शन कहते हैं, ठीक। तो ये इतनी जानकारी भी आप लोग नोट करेंगे। जिस तरह मैंने आपको वन वन को चेक करने का मेथड लिखवाया था ना, मैं एक छोटा मेथड आपको ऑन टू का भी लिखवाऊंगा। देखो अच्छा इसको नोट करो पहले। देखो जो मेथड मैं आपको लिखवाऊंगा ना, तो कोई बच्चा ये मत समझे कि यार सर ये मेथड समझ में तो हमको आई नहीं है। देखो मेथड आपको समझ में आए या ना आए, मैंने कहा ना टेंशन, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। देखो जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ते होंगे उनको तो पता है, जो नए हो इस वीडियो पर उनको मैं बता रहा हूँ कि टेंशन बिल्कुल नहीं, अपना समय में आया। देखो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना 1 1 1 2, तो मैं आपको कई कई तरीके बताऊंगा 1 1 2 चेक करने के, कई तरीके मेरे पास, ठीक। चलो जी बात करते जाए इधर थोड़ा सा मेथड। अगर आपको फंक्शन को ऑन टू चेक करना है तो आपको करना क्या है, एक एलिमेंट उठाना है कोडोमेन का, लेट y बिलोंग्स टू y, ठीक है। एक एलिमेंट उठाना है y का और पुट कर देना है fx इज इक्वल टू y के इक्वल। पुट क्या कर देना है तुमको, fx को y के इक्वल, और यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। क्या कर लेना है यहां से, x की वैल्यू निकाल लेनी है इन टर्म्स ऑफ y। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां तुम्हारे पास, y के रूप में आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू y के टर्म में आ जाएगी। यहां से तुम्हारे पास x की वैल्यू y के टर्म में आ जाएगी। ये सब मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, फिलहाल मैं मेथड लिखवा रहा हूं सिर्फ आपको। y एक एलिमेंट लेना कोडोमेन से और उसको पुट कर देना fx के इक्वल, और वहां से x की वैल्यू निकाल देना फंक्शन ऑफ y के रूप में, x इज इक्वल टू fy। नाउ इफ एवरी y बिलोंग्स टू y, ये बात आपको भी समझ में आएगी भी नहीं वैसे, मैं पहले बता दूं। इफ एवरी y बिलोंग्स टू y, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x, देन फंक्शन इज ऑन टू। बस अब इस टेंशन मत लो, समझने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा। मैंने लिखवाया, पता है क्यों लिखवाया है, क्योंकि जब मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं आपको वहां पर कुछ और तरीके ही बताऊंगा ऑन टू चेक करने के, वर्मन चेक करने के, मगर हम उन तरीकों को क्वेश्चन में लिखेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप पहले ऑन टू चेक तो कर लेंगे किसी और तरीके से, और बाद वहां पर हम ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि क्योंकि इफ एवरी, फिर वहां पर इफ नहीं आएगा, फिर आएगा वहां पर सिंस, क्योंकि एवरी y बिलोंग्स टू y, देयर एग्जिस्ट s बिलोंग्स टू x, दैट फंक्शन इज ऑन टू। और अगर ऑन टू नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे, क्योंकि देयर एवरी y बिलोंग्स टू y, देयर एग्जिस्ट x डज नॉट बिलोंग्स टू x, देन f इज नॉट ऑन टू। ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप इतना नोट करें कि अगर y बिलोंग्स टू i के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x करना है तो फंक्शन ऑन टू होगा, ठीक। अब मैं आपको पहले एक एग्जांपल चलता हूं जिसमें मैं आपको 1 1 ऑन टू को साथ में समझाता हूं, एक साथ। मैंने आपको 1 1 समझा दिया, ऑन टू समझा दिया, अब तक की बात होगा। अगर मैं समराइज करूं तो 1 1 फंक्शन की सेट x के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेजें हो, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजें हो, तो बोलते हैं 1 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन सिंपल से बोलेंगे बात, बाद वाला जो सेट है कोडोमेन जो है वहां का हर एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो जाए, y वाले सेट का हर एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज जरूर बने, कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो इमेज ना बने, ठीक है। अगर हर एलिमेंट इमेज बन रहा है ना y का, तो फंक्शन ऑन टू होगा। अब चलते हैं दोनों को साथ में लेकर। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, वो फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ऑन टू की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसको बोलते हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये कुछ नया नहीं है, बस 1 1 भी हो और वो ऑन टू भी हो। और ऐसे फंक्शन को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे 4 एग्जांपल लिखे हुए हैं जिनमें हम अभी आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे कि फंक्शन कौन कौन 1 1 ऑन टू है और कौन कौन नहीं है। और क्वेश्चन भी ज्यादातर ना साथ में आता है 1 1 ऑन टू का, ठीक है। तो इन जरा चारों फंक्शंस को हम थोड़ा डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं। देखो सुनो, सबसे पहले बात करेंगे पहले फंक्शन के बारे में। मैंने कहा कि भैया 1 की इमेज b है, 2 की इमेज d है,
3 की इमेज सी है, 4 की इमेज एफ है, ठीक है, बस इतना, ठीक है। देखो अब से वो बात भूल जाना, फंक्शन तो होंगे, फंक्शन की जो बात थी 11वीं क्लास की, फंक्शन तो ये होंगे। अब हम मेन बात करते हैं 1 1 ऑन टू है या नहीं, ठीक है। तो क्या ये 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं? यस, 1 के लिए बी है, 2 के लिए डी है, 3 के लिए सी है, 4 के लिए एफ है। तो क्या हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं, तो दिस इज 1 1 1 1, तो ये है, राइट लगा दिया मैंने, ठीक। अब ऑन टू चेक करते हैं। ऑन टू के लिए सिंपल से बात करूंगा मैं, देखो किताबों में पता नहीं क्या क्या एक्स वाई ये फलाना ढिमकाना बहुत सी बातें लिख देते हैं, छोड़ो। आप कोड डोमेन में जाओ, अगर हर एलिमेंट ऑक्यूपाइड है तो ऑन टू है, अगर एक भी अनऑक्यूपाइड है तो ऑन टू नहीं है। एक ए और भैया ई अनऑक्यूपाइड रह गए तो ऑन टू नहीं है, कहानी खत्म। जब क्वेश्चन उस लेवल के आएंगे तो बताएंगे आपको, तरीके बताएंगे आपको और भी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज बी, 4 की इमेज एफ। क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है? चेक करते हैं एक बार। पहले मैं इसके लिए 1 1 चेक करूंगा, फिर मैं इसके लिए ऑन टू भी चेक करूंगा। तो 1 1 के लिए क्या बताया था? डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज। 1 के लिए ए इमेज हो गई, ठीक है। 2 के लिए इमेज बी हो गई, ठीक है। 3 के लिए भी बी इमेज हो गई। तो भैया ये 1 1 नहीं रहा। अब 1 1 के लिए तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए थी, यहाँ पर बी 2 की ही इमेज बन गया, तो फंक्शन 1 1 नहीं रहा। ऑन टू चेक करते हैं, यहाँ पर तो 3 एलिमेंट अनऑक्यूपाइड हैं, तो ये ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जरा तीसरे वाले के बारे में। 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, 4 की इमेज सी। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? नहीं है, दिख रहा है, क्योंकि एलिमेंट सी 2 की इमेज बन गया, 3 की भी इमेज सी बन गया, 4 की भी इमेज सी ही बन गया, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं रहा। अगर हम इसका ऑन टू बताएं आपको, तो हाँ ये ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हो गए, सारे, कोई भी खाली नहीं बचा, तो यस ये ऑन टू है। इसकी अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको कुछ इस तरह बनाया है, देखते हैं 1 1। क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज से है क्या? यस, 1 के लिए बी है, 2 के लिए ए, 3 के लिए डी, 4 के लिए सी, तो यस ये 1 1 है। क्या ये ऑन टू है? क्या हर एलिमेंट ऑक्यूपाइड है, हर एलिमेंट किसी न किसी की इमेज बन रहा है, तो हाँ ये ऑन टू भी है, तो दिस इज 1 1 ऑन टू। और ऐसे फंक्शन जो 1 1 ऑन टू होंगे उनको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलेंगे, ठीक हो गया। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अब 1 1 ऑन टू समझ में आने लगा होगा। मैं ये मान रहा हूं कि जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले 1 1 समझाया था, ऑन टू समझाया था, थोड़ा सा डाउट रह गया होगा, अब समझ में आने लगा होगा। हाँ, अभी डाउट आपके मन में क्या होगा, वो मेथड जो मैंने आपको बताए थे, वो मेथड को हम एग्जाम्पल से अप्लाई करेंगे, तब वो भी आपके लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। हमने एक बात ऑब्जर्व करी, यहां पर हमने एक बात ऑब्जर्व करी। अच्छा, पहले मैं बात बता दूं आपको, 1 1 ऑन टू का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 होगा तो वो ऑन टू भी होगा, या ऑन टू नहीं होगा तो 1 1 नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1 1 और ऑन टू होना एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हमने आपको कुछ बात ऑब्जर्व करी कि, अच्छा जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, वो मैंने आपको ऑन टू के बारे में ऑब्जर्व करूंगा। देखो, कोडोमेन पता है क्या आपको? रेंज पता है क्या? बाद वाले सेट में जो भी एलिमेंट, बाद वाले सेट में जो एलिमेंट इमेज बनते हैं उसको रेंज बोलते हैं। तो इसकी जरा मुझे आप रेंज बता दो एक बार, इसकी रेंज क्या होगी? जो इमेज बन रहे हैं बी सी डी एफ, इसकी रेंज क्या होगी? बी सी डी एफ। चलो यहां बताओ, इस सेट की रेंज क्या हुई, इस वाले फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी? जो इमेजेस बन रहे हैं, इमेज बन रहा है ए बी और एफ, यहां पे रेंज बताओ, इसमें रेंज कौन बन रहा है? ए बी सी। जो कोडोमेन के वो एलिमेंट जो इमेज बन रहे हैं उनको बोलते हैं रेंज, और इसमें इमेज 4 बन रही है, तो ये रेंज हो जाएगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व करी कि जो फंक्शन ऑन टू आया है ना, ये तो क्रॉस था, नहीं आया था, जो फंक्शन ऑन टू आया है ना उसका कोडोमेन, जो फंक्शन ऑन टू आया है ना उसका कोडोमेन और रेंज इक्वल है, चाहे आप चेक कर लो। जो फंक्शन ऑन टू आया है ना, ध्यान से देखो, उसका कोडोमेन और रेंज इक्वल है। कोडोमेन जो है वही रेंज है, कोडोमेन भी एबीसी, रेंज भी एबीसी। ऐसे में यहां भी कह सकता हूं कि इस फंक्शन का जो कोडोमेन है ना वो क्या होगा? एबीसीडी, और रेंज भी क्या है इसकी? एबीसीडी। तो हमने एक बात ऑब्जर्व करी कि यार ऑन टू फंक्शंस में कोडोमेन रेंज के इक्वल होता है, और जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उनमें कोडोमेन क्या है? उनमें कोडोमेन तो सेट पूरा ही है, ए बी सी डी। तो कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं आ रहा, यहां पर कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं आ रहा।
तो ये भी एक तरीका है, मैं आपको अभी नोट कर रहा हूँ सारी बातें, ये भी एक तरीका है। अगर कभी आपको ऑन टू फंक्शन प्रूव करने में कुछ सारे हथकंडे फेल हो गए, कुछ आप तरीके भूल गए, तो ये भी एक तरीका आप लोग याद रखना कि अगर हम फंक्शन का कोडोमेन को रेंज के इक्वल प्रूव कर पाए किसी भी तरीके से, अगर हम किसी भी तरीके से फंक्शन की रेंज को फंक्शन के कोडोमेन के इक्वल प्रूव कर पाए तो फंक्शन ऑन टू होगा। और अगर फंक्शन की रेंज को हमने ये प्रूव कर दिया कि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। ये भी एक मेथड है, अभी सब लिख पाऊंगा आपको। तो पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं आपको कुछ बातें नोट कराता हूं। तो अब बात करते हैं कुछ स्पेशल नोट के बारे में जो बहुत ही सिंपल भाषा में हिंदी में समझने के लिए बच्चों के, देखो मैं किताब की लैंग्वेज बना के इंग्लिश में कि ये फंक्शन इज सेट टू बी 1 1 एंड 2 इफ द ये फलाना लिख सकता हूं, लेकिन बच्चों को वो चीज समझने में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल नोट लिखा रहा हूं। नंबर 1, ऑन टू चेक करते समय आपको कोड डोमेन में जाना है। कुछ बच्चे गड़बड़ गड़बड़ करते हैं कि ऑन चेक करना है ऑन टू, और वो घूमते हैं डोमेन के अंदर। नहीं, ऑन टू चेक करना है कोड डोमेन में जाओ, सिर्फ कोड डोमेन में जाओ और चेक करो कि कोड डोमेन का हर एलिमेंट ऑक्यूपाइड है क्या। अगर हर एलिमेंट ऑक्यूपाइड है तो ऑन टू होगा, अगर एक भी अनऑक्यूपाइड मिला तो ऑन टू नहीं होगा। दूसरी बात, एक फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि फंक्शन वन वन है तो वो ऑन टू नहीं होगा, या वन वन है तो वो ऑन टू जरूर होगा। तो कोई फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों हो सकता है, कोई फंक्शन वन वन हो ऑन टू नहीं हो, कोई फंक्शन ऑन टू हो तो वन वन नहीं हो। हर हर पॉसिबिलिटी यहाँ पर पॉसिबल है। तो और जो फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों हो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। जो फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों हो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। तीसरी बात, ऑन टू प्रूव करने का जो तरीका मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में लिखाया था ना, वो x इज इक्वल टू वाई वाला, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू वाई वाला, वो तो है, वो तो हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स में। फिलहाल मैंने आपको एक नया तरीका बताया है कि ऑन टू फंक्शन में इफ फंक्शन f is on to then implies codomain of f, then codomain of f is equal to range of f। ये बात भी ध्यान रखें, रेंज ऑफ एफ। और इसका उल्टा भी रिवर्स एरो लगाया मैंने कि अगर आपको फंक्शन को कभी भी इफ फंक्शन एफ इज ऑन टू, अगर फंक्शन ऑन टू है तो उसका कोडोमेन रेंज के इक्वल होगा, और अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो फंक्शन ऑन टू भी होगा। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए या ऑन टू चेक करने के लिए आपके पास एक तरीका बन गया उससे कि अगर आपको रेंज और कोडोमेन इक्वल दिख गई तो कह देना हाँ फंक्शन ऑन टू है, और अगर रेंज और कोडोमेन नॉट इक्वल टू दिखाई दे तो कह देना फंक्शन ऑन टू नहीं है। नंबर चौथी बात, जो फंक्शन ऑन टू होते हैं, बहुत ध्यान सुनना, उसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहते हैं। और अगर कोई नॉट ऑन टू फंक्शन है, नॉट ऑन टू मतलब ऑन टू नहीं आया, तो नॉट ऑन टू फंक्शन को हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। ठीक, नंबर 5, ये मैंने कर लिया यार, क्या लिख रहा हूं मैं अभी, कहां जा रहा दिमाग। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं, और नॉट वन वन को मैनी वन कहते हैं। ठीक है, चलो जी, ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव कहते हैं, और नॉट ऑन टू फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक, नंबर 6, जो फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों हो, वन वन ऑन टू दोनों हो, यानी कि जो फंक्शन इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव दोनों हो, इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव दोनों हो, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो यहां पर हमारा अगर देखा जाए ना तो एक तरीके से लगभग इंट्रोडक्शन पूरा हो गया है। तो अब हम डायरेक्ट एग्जांपल पर चल सकते हैं, और मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक एग्जांपल कराऊंगा भी। उससे पहले मैं आपको एक तरीका और बता दूं वन वन ऑन टू चेक करने का, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। तो बात करते हैं वन वन ऑन टू चेक करने का एक नया मेथड जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। लेकिन ये मेथड हमारे एनसीईआरटी क्या नाम बोलते हैं सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये हम कंप्यूटर में बच्चों को बताते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हम अगर किसी फंक्शन को ये चेक करने में हमारे जो तरीके अब तक मैंने बताए वो तरीके फेल हो जाएंगे, या हम भूल जाएंगे, या हमको तरीका ना लगता हो, नजर नहीं आ रहा हो, तो आप उस फंक्शन का तुरंत ग्राफ ड्रॉ करो, और ग्राफ को देखकर भी हम बता सकते हैं कि फंक्शन वन वन है, ऑन टू है या फिर नहीं है। बहुत सारे तरीके होते हैं, एक तरीका डिफरेंशिएशन वाला होता है, एक तरीका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के आधार पर भी हम बता सकते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। फिलहाल आपको फंक्शन का ग्राफ देख के कैसे बताएंगे फंक्शन वन वन है या ऑन टू है, कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्प करेगा। देखो इसको हम बोर्ड में करेंगे तो नहीं, मगर हाँ हम इसको देख के अंदाजा जरूर लगा लेंगे कि फंक्शन वन वन है या ऑन टू है या नहीं है।
तो सुनो, अगर मैंने लिया है सबका स्पेशल जनरल केस कि फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, चारों फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है चारों में। तो बात करते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। तो क्लास 11th में हमने इन सभी का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था। तो फिलहाल मैं एक इस रफ स्केच बता रहा हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ये होता है, इधर भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ये होता है। अगर हम यहाँ की बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है। हम केवल एक रफ स्केच ले रहे हैं। और इधर भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये ओरिजिन से जाएगा। सुनो, पहले वन बात करते हैं वन वन की। वन वन में क्या करना है आपको, ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, बस एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ पर लाइन ड्रॉ करो। और अगर ये लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर जाए, देखो ये लाइन 2 पॉइंट पर कट कर रही है ना, तो बस फंक्शन वन वन नहीं होगा, नॉट वन वन, सिंपल सी बात है। और अगर हमने लाइन ड्रॉ की, एक लाइन ड्रॉ करी, 2 लाइन ड्रॉ करी, 3 लाइन ड्रॉ करी, देखो एक लाइन फंक्शन को सिर्फ एक जगह कट कर रही है, ये लाइन यहाँ पर कट कर रही है और तो कहीं नहीं कर रही। ये लाइन हमने ड्रॉ खींची, ये भी एक जगह कट कर रही है, ये लाइन भी एक जगह कट कर रही है। तो अगर एक लाइन फंक्शन को एक जगह कट करे वन वन, तो फंक्शन वन वन होगा, सिंपल सी बात है। तो ग्राफ के तरीके से हम इस तरह से पता लगाएंगे कि अगर कोई लाइन कर्व को यानी कि उसके ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगी तो वन वन नहीं होगा, अगर एक ही पॉइंट पर कट करेगी तो वन वन होगा। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू के लिए पहले थोड़ा सा इसको दूर कर दो अपनी आंखों से, कंफ्यूज नहीं हो रहा हमको। ऑन टू के लिए क्या करना है, फंक्शन की ग्राफ वही है, मेरे को चेक करना है कि ऑन टू है या नहीं। तो हमको पहले फंक्शन के, जो मैंने बताया था आपको, फंक्शन के कहा जाना है, कोडोमेन में। बताया था ना कि ऑन टू चेक करने के लिए हमेशा फंक्शन के कोडोमेन में जाओ। तो वहां तो सेट था ए और बी, तो बी कोडोमेन था, बी में घुस गए थे। यहाँ तो सेट नहीं है। तो मैं बताता हूँ आपको, हमेशा जिंदगी में याद रखना, वाई एक्सिस हमेशा कोडोमेन होता है। भाई कोडोमेन कौन है, रियल नंबर। तो ये पूरा पूरा रियल नंबर तो होता है, पता है ना, पढ़ा था 9th 10th में? नहीं, नहीं पढ़ा था सर, हमको नहीं बताया सर किसी ने भी कि एक्स एक्सिस भी डोमेन को एक्सेस को डोमेन कहते हैं और वाई एक्सिस को कोडोमेन कहते हैं। मुझे पता है, नहीं बताया किसी ने आपको, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर जहां तक ग्राफ की परछाई पड़ सकती है वो डोमेन, और वाई एक्सिस पर जहां तक ग्राफ की परछाई पड़ सकती है वो रेंज, और पूरा का पूरा वाई एक्सिस कोडोमेन। तो पूरा वाई एक्सिस यानी कि रियल नंबर इसका क्या हो जाएगा, कोडोमेन। अब आपको कोडोमेन में एक्स एक्सिस के पैरेलल पूरे कोडोमेन में लाइंस ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। और अगर एक भी लाइन ऐसी बची जो ग्राफ को कट नहीं कर रही, ये लाइन जो नीचे बनेगी है ग्राफ को कट तो नहीं कर रही ना, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ये बात ध्यान रखनी है। कोडोमेन में दोबारा सुनो, हमको ग्राफ के फंक्शन के कोडोमेन में यानी कि वाई एक्सिस पर नीचे से लेकर ऊपर तक लाइंस ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के पैरेलल। अगर एक भी लाइन ऐसी बची जो ग्राफ को कट ही नहीं कर रही, या तो बहुत सारी है, तो नॉट ऑन टू होगा। अब यहां देखते हैं, ये फंक्शन का कोडोमेन पूरा कौन हो जाएगा, वाई एक्सिस। मैंने लाइंस ड्रॉ करी, और देखो हर लाइन जितने भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं ग्राफ को कट जरूर करेंगी, तो फंक्शन ऑन टू होगा। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ऑन टू का तरीका क्या है, अगर फंक्शन के कोडोमेन में आपने लाइंस ड्रॉ करी एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर एक भी लाइन ऐसी बची जो ग्राफ को कट नहीं कर रही है तो नॉट ऑन टू, और अगर सारी लाइन ग्राफ को कट कर रही है तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। इसके अलावा एक तरीका और भी है जो हम यूज करेंगे, उसको बोलते हैं एरो डायग्राम, जो हमने बनाए हैं बार बार। वो 2 सेट बनाएंगे पहिए से गोल गोल, उनको देख के भी हम फंक्शंस की वन वन ऑन टू चेक करेंगे। एक तरीका और है, एक तरीका है अपना दिमाग लगाओ। देखो ये तरीका सबसे बेस्ट है। मैं तुमको एक बात बताना चाह रहा हूँ, अब जब किसी भी फंक्शन को वन वन ऑन टू चेक करने का सबसे पहला तरीका, ग्राफिकल मेथड बाद में लगाएंगे, एरो वाला बाद में लगाएंगे, जो मैंने मतलब बताया बाद में लगाएंगे। पहले आपको खुद फील हो जाए, फील करना पड़ेगा आपको कि फंक्शन वन वन है या नहीं, ऑन टू है नहीं। अगर आपको खुद फील हो गया, अगर आपको खुद समझ में आ गया कि हाँ फंक्शन वन वन है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, तो फिर तो हमको अपनी बात को लिखना है कि क्यों नहीं है, उसका रीजन लिखना है। तो वो मैं आपको लिखना बताऊंगा वीडियोज में। तो फिलहाल हम इस वीडियो में ना, मैं आपको एनसीईआरटी के तो एग्जाम्पल कराता हूँ 8 और 9, बाकी एग्जाम्पल हम करेंगे इससे अगली वीडियो में जो हमारे पास है ना। एक बात और, मैं जो बुक ले रहा हूँ वो नई सेशन की बुक है, जो न्यू एडिशन आया है, क्योंकि इसमें केवल 2 एक्सरसाइज है और फिर मिसलेनियस है। तो नंबर्स जो मैं क्वेश्चन में यहाँ पर डालूंगा वो नई बुक के अकॉर्डिंग डालूंगा, ठीक है। तो फिलहाल नई बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल 7 को तो हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल एग्जाम्पल 8 और 9 हम अभी कर रहे हैं ताकि मैं उसमें आपको सब बातें समझा सकूं। तो देखते हैं एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9। तो एग्जाम्पल 8 में कहता है, फंक्शन अपनी बुक में पढ़ेंगे, सो दैट द फंक्शन एफ जो कि एन से एन पर डिफाइन है, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, डोमेन नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, और एफ की डेफिनेशन 2x इज 1 1 और नॉट 1 2। तो एफ इज इक्वल टू 2x को मेरे को 1 1 प्रूव करना है और नॉट 1 2 प्रूव करना है। ठीक, तो एक बात मैं और बताऊं, अगर आपको 1 1 प्रूव करना है या 1 2 प्रूव करना है तो आपको पूरा मेथड बाकायदा दिखाना पड़ेगा करके। अगर कभी आपको नोट 1 1 प्रूव करना है या नोट 1 2 प्रूव करना है तो आपको एक एग्जांपल काफी रहेगा। ये बात मैंने आपको रिलेशन में भी बताई थी कि जब चीजों को नोट 1 1 प्रूव करना है, नोट 1 2 प्रूव करना है तो बस फिर एक एग्जांपल काफी है। मगर अगर 1 1 करना है और 1 2 करना है तो एग्जांपल काफी नहीं है, फिर तो आपको थ्योरेटिकल अप्रोच से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला तरीका किसी फंक्शन को 1 1 1 2 चेक करने के लिए आपको खुद फील आना चाहिए। और देखो खुद फील करने के लिए जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका है वो है एरो डायग्राम। सबसे बेस्ट तरीका, ग्राफ वाला तो ऑप्शनल बताया था मैंने आपको। एरो डायग्राम, आप तुरंत रफ पे जाना और फंक्शन का एरो डायग्राम तुरंत बनाना फटाफट तेजी के साथ। तो 1 2 3 4 1 2, देखो सेट n है, नेचुरल नंबर के सेट हैं तो इनफाइनाइट तो जाएगी चीजें। ठीक, सुनो आप बहुत ध्यान से। तो हमने क्या कहा भैया, फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, जब हम वैल्यू 1 लेंगे ना, 1 लेंगे ना तो f1 मतलब कि 2 1 जा 2, तो 1 की इमेज 2, 2 लेंगे तो 2 2 जा 4, 3 लेंगे तो 6, 4 लेंगे तो 8, 5 लेंगे तो 10। इनफाइनाइट सेट है, बस इतना बहुत है। अब आपको यही देख के दोनों बातें पता चल जाएगी फंक्शन 1 1 आपका है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। 1 1 क्या बताया था मैंने कि एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस हो। हाँ, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो एलिमेंट की एक इमेज बन जाएगी वहां पे जाके, क्योंकि एक नंबर का डबल तो एक ही होता है, डबल कर रहे हैं ना। ठीक है, तो मतलब 1 1 हो गया ना। मैंने क्या बताया था आपको, पहले खुद फील करना है, और खुद फील करने का बेस्ट तरीका एरो डायग्राम। 1 1 तो ये है, तो पहले आप काम को रफ पे कर लेंगे। ऑन टू है नहीं, अगर दूसरे वाले सेट में को डोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा बचा जो अनऑक्यूपाइड है, जो किसी की इमेज बन ही नहीं रहा है, तो फंक्शन नॉट ऑन टू होगा। तो भाई यहाँ तो 1 3 5 7 बेचारे ऐसे हैं जो किसी की इमेज बनेगी ही नहीं, तो फंक्शन नॉट ऑन टू हो गया। पहले बता दो ये बात समझ में आ गई क्या? ओ सॉरी, फंक्शन नॉट ऑन टू हो गया। हमने दोनों बातें चेक कर दी, हमको खुद पता लग गया। पहले आपको खुद पता लगाना है, खुद फील करना है कि फंक्शन 1 1 है तो क्यों है, नॉट ऑन टू है तो क्यों है। अब इसको करेंगे कैसे, ये बात समझ आ गई होगी ना। एरो डायग्राम में आपको साफ दिख जाएगा कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, फंक्शन ऑन टू है या नहीं। ग्राफिकल मेथड तो कंपैरिजन के लिए बताया था मैंने कि ग्राफ ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगता है, फिर लाइन में खींचो, और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि एक एलिमेंट की एक इमेज है, सबके लिए ऐसे ही होगा, तो 1 1 है, और ओड बाय नंबर इमेज बनेगी ही नहीं, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। जब आपको खुद पता चल जाएगा तो अब आपको अपनी बात को उधर लिखना है। किस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको दोनों मेथड समझाए थे। अब देखते हैं उन मेथड्स को, आइए। अच्छा, ये तरीका, अगर कोई बच्चा ये डाउट पैदा कर रहा है अपने मन के अंदर कि ये लिखना है या नहीं पेपर में, तो मैं आपको बताऊं, ये नहीं लिखना। सुन लो पहले, ये नहीं लिखना, आपको करना नहीं है, लेकिन आपको लिखना भी है। आप कॉपी के साइड में आप रफ पेज खींचते हो ना, रफ लाइन, वहां पे ऊपर रफ लिख के इस काम को वहां पर करके आना, काटना मत उस काम को। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको देखकर टीचर को और अच्छा ही फील होगा कि हाँ बच्चों को पता है। बनाना क्यों नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट सेट को हम डब्बे के अंदर बंद नहीं कर सकते। अगर सेट फाइनाइट होते तो हम डब्बे के अंदर बंद कर देते, फिर तुम्हें सोल्यूशन ये देता है यहाँ पर। मगर ये इनफाइनाइट सेट है ना, तो डब्बे में बंद नहीं कर सकते हम इनको, फिलहाल सिर्फ समझने के लिए, आपकी ऑब्जर्विंग के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। मगर आप इसको रफ पे बना के जरूर आना, रफ पे बना के जरूर आना। क्वेश्चन का नंबर आपको इस पे मिलेंगे। तो पहले हम डालेंगे हेडिंग 1 1। देखो 1 1 चेक करने के लिए अब मैं चलता हूं अपने उस मेथड पर जो मैंने आपको 1 1 समझाते टाइम लिखवाया था, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। तो क्या बताया था मैंने आपको, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन n। यहां पर लिख देना डोमेन, क्योंकि दोनों सेट हमारे n है ना, तो डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। सच दैट, क्या बताया था याद करो, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। और अगर ऐसा करके हमने x1 इज इक्वल टू x2 लाया तो 1 1, और अगर मैं ये लाया तो मैन इवन। ये बताया था क्या? तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन से कर रहे हैं, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो अगर fx 2x है तो fx1 क्या होगा, fx1 क्या होगा 2x1, fx2 क्या होगा, fx2 क्या होगा 2x2। ठीक, देखो सिंपल कैलकुलेशन में आप इनको ऐसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप करते हुए आज तक 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं।
मगर इसको ना एक तरीके से और फील करो अपने आप को। हमने कार्ड तो दिए, मैंने ये लेके चला, मैंने ये ला भी दिया, और मैं क्या लिखूंगा, हैंस एफ इज 1 1, हैंस एफ इज 1 1, और मैंने काम खत्म भी कर दिया। नंबर आपको इस काम के मिलेंगे। लेकिन आपको इन चीजों को देखो, जैसे मैंने दो काटा, काट देना बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस तरह भी अपने आप को समझाना कि अगर x1 और x2 का ट्वाइस इक्वल्स है, तो क्या वो x1 x2 खुद भी इक्वल होंगे क्या, जबकि x1 x2 नेचुरल नंबर से, हमने x1 x2 को बिलोंग किससे किया हुआ है, नेचुरल नंबर से। तो इस तरह मानना बातों को कि अगर x1 x2 के डबल्स इक्वल हैं, x1 x2 के डबल्स इक्वल हैं, तो क्या x1 x2 खुद भी इक्वल होंगे क्या, हाँ होंगे, इसलिए हमने इनको इक्वल लिखा, ऐसे ही मान लेना बातों को, ठीक। तो x1 क्या हो जाएगा, 1 बात समझ में आ गई क्या। चलो जी आगे चलते हैं। ऑन टू के लिए अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको ऑन टू के मेथड में ये लिखाया था कि हमें लेट y बिलोंग्स टू y मानना है, y मतलब यहाँ पे n है, कोडोमेन, हमको y बिलोंग्स टू क्या मानना है, कोडोमेन से, सच दैट y बिलोंग्स टू किससे मानना है हमको, कोडोमेन से, सच दैट fx इज इक्वल टू y, ध्यान आ रहा है क्या, हमको y बिलोंग्स टू कोडोमेन से मानना है, सच दैट इस तरह मानना है कि fx इज इक्वल टू y के हो, fx इज इक्वल टू अगर y के होगा तो fx क्या है, 2x, और यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी थी, ये भी कहा था कि x की वैल्यू निकाल लेना y की टर्म्स में, निकल गई क्या। और अगर अब हर y के लिए x मिल गया, दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हर y के लिए x मिल गया, अगर हर y के लिए x मिल गया तो ऑन टू होगा, अगर एक भी y ऐसा है जिसके लिए x ना मिला तो ऑन टू नहीं है। ये y है, ये x है, अगर मैं इस वाले y को यहां रख दूं तो क्या बनेगा, 1/2, क्या मुझको ये 1/2 0.5 यहां मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अगर मैं y को ये उठाऊं, 3 उठाकर रख दूं, 3/2, तो क्या बनेगा, 1.5, नहीं मिलेगा। तो मतलब बहुत सारे y ऐसे हैं जिनके लिए हम x ढूंढ नहीं पा रहे, समझ में आई बात, बहुत सारे y ऐसे हैं जिनको यहां रखने पर x यहां नहीं मिलेगा, तो दिस इज नॉट ऑन टू। लिखो कैसे, लिख सुनो, क्योंकि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n देयर नॉट एग्जिस्ट, देयर नॉट एग्जिस्ट, इनको हटाओ, x बिलोंग्स टू n, ये डोमेन वाला n है, ये कोडोमेन वाला n है, बस ये बात सवाल की जान है, ये वाली बात क्या, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, जितने भी y बिलोंग कर रहे हैं n में, उन सभी के लिए नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, सारे x नहीं कर रहे, समझ में आ गई ना बात। y अगर सारे करते तो मैं लिखता देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, जो मैंने आपको वहां लिखवाया भी था डेफिनेशन में, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, हर y के लिए, कुछ y के लिए तो मिल रहे हैं भाई, हर एक y के लिए, फॉर ऑल सभी y के लिए, दे आर नॉट एग्जिस्ट, यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, x एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो n मिले, बताओ कहां कर रहा, 5 के लिए क्या बैठेगा, 2.5 है ही नहीं, आप 7 के लिए कौन बैठेगा, 3.5 है ही नहीं, आप सो हम क्या लिखेंगे, f इज नॉट ऑन टू। तो उन दोनों मेथड को मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, और हमको क्वेश्चन भैया ऐसे ही करने पड़ेंगे, इससे तो केवल हम खुद पता लगाएंगे अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, नंबर आपको यहां मिलने वाले हैं, तो करना आपको सवाल ऐसे ही पड़ेगा, ठीक, नोट करेंगे इसको, चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं एग्जांपल नंबर 9। और एग्जांपल नंबर 9 में कुछ नहीं कहा उसने, इसने इन सेट को हटा के आर कर दिया। अब क्वेश्चन रियल नंबर से रियल नंबर में चला गया, डेफिनेशन वही रहेगी, fx इज इक्वल टू 2x, तो प्रूव दैट फंक्शन f जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, गिवन बाय fx इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू, इज 1 1 एंड ऑन टू, इस बार फंक्शन 1 1 भी और ऑन टू भी है, समझो क्यों है। चलो बनाते हैं फिर से, देखो रियल नंबर का सेट है, इस बार पॉइंट वाले, फ्रैक्शन, इरेशनल, इरेशनल, हर नंबर यहाँ पे है, जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉइंट वाले, हर तरह का नंबर आपको यहाँ पर इस बार मिलेगा, हर तरह का नंबर यहाँ पे है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है, पॉजिटिव भी है, पॉइंट वाले भी है, स्पेशल, फ्रैक्शन भी है, सब तरह का नंबर यहाँ पे है, हर तरह का नंबर यहाँ पर है। तो चलो चेक करते हैं, इस पे छोड़ो, पहले पहले खुद को समझाते हैं। रियल नंबर है, सुनो भाई, रियल नंबर है, डेफिनेशन वही डबल वाली, तो क्या अगर मैंने मान लो यहाँ पर पॉइंट, मैंने यहाँ पे लिया मान लो 0.2 लिया, तो 0.2 की इमेज कौन बनने वाला है, 0.4, डबल करेंगे ना, मैंने लिया -13, तो इसकी इमेज कौन बनेगा, -26,
क्या ये -26 किसी और की भी इमेज बनेगा क्या? क्या -26 के लिए कोई दूसरी प्री इमेज भी इधर है क्या जिसका डबल यही बैठे? भाई 13 होगा उसकी 26 बैठेगी। मतलब हर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज होगी, तो फंक्शन आपका 1 1 हो गया। फील करो बातों को। भाई एक नंबर के लिए डबल एलिमेंट एक ही तो होगा, एक नंबर का डबल दो थोड़ी होते हैं, या कोई नंबर दो का डबल थोड़ी होता है कि भाई मैं इसका भी डबल हूं और मैं इसका भी डबल हूं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो फंक्शन आपका 1 1 हो गया। पॉजिटिव के लिए भी ऐसे ही होगा हमेशा। अब बात करते हैं ऑन टू के बारे में। जैसे कि पिछला फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इधर वाले नंबर के लिए इधर हमको पॉइंट वाले नंबर नहीं मिले थे। 5 के लिए 5/2 2.5 नहीं मिला था, लेकिन अब रियल नंबर है। देखो आपको रियल नंबर की जानकारी होनी चाहिए, ये मत कहना सर हमको रियल नंबर नहीं पता। रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नहीं पता तो क्लास 9th की वीडियो जाकर देखो एक बार, चैप्टर 1 की। अगर आपने यहां पर माइनस के 7.5 भी लिया ना, तो आपको इसका हाफ भी इधर जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ। आपने अगर इधर 8 लिया तो आपको 4 मिल जाएगा, हमने 0 लिया तो उसका आधा इधर मिल जाए। ये तो बन रहा है ना, ये तो बन रहा है ना। तो मेरा मतलब कहने का है कि इधर कोई भी एलिमेंट अनऑक्यूपाइड नहीं रहेगा, इधर हर एलिमेंट की प्री इमेज इधर जरूर मिलेगी, क्योंकि आपके पास सेट रियल नंबर्स का हो गया। नेगेटिव वालों के भी मिलेंगे, 0 की प्री इमेज भी मिलेगी, पॉजिटिव की मिलेगी। तो तरीका ये रहेगा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो क्या हो जाएगा, fx1 की वैल्यू 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो f1 इज इक्वल टू x2, तो f इज 1 1। वही तरीका सिंपल वाला। लेट y बिलोंग्स टू रियल नंबर जो कि कोडोमेन वाला है, सच दैट fs इज इक्वल टू y, तो 2x इज इक्वल टू y, तो s इज इक्वल टू y अपॉन 2। नाउ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट करेगा इस बार x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जितने भी y उधर है, आप उधर से मुझे एक नंबर बोल दो जो मैं यहां पुट करूं और मेरे को ऐसा ना मिले। हम उधर से अगर कोई नेगेटिव नंबर रखोगे ना, तो उसका हाफ जो भी आएगा इधर जरूर मिलेगा। कितने भी बड़ा रख लो, कितना छोटा रख लो, फ्रैक्शनल रख लो, पॉइंट में रख लो, इधर पढ़ने वाला हर नंबर जो कि y का काम करेगा, उसको मैं अगर इसमें पुट करूंगा, हाफ करूंगा, उसका जो भी आएगा वो यहां जरूर है, क्योंकि ये भी रियल नंबर ही है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r, तो f इज ऑन टू, तो f इज क्या हो जाएगा, ऑन टू। ठीक, इस तरह से हमने 1 1 ऑन टू को समझा है। अगर कोई डाउट रह गया तो हम एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा आपको, चीजें समझ में बेहतर तरीके से ज्यादा आएंगी। ठीक है, देखो बुक में इसने ग्राफ वाला तरीका बताया है, अगर आपको तो बता दूं एक बार। चलो देखते हैं, पहले इसको तुरंत नोट करेंगे एक बार। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x को अगर आप ग्राफ से देखें, ये मैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कर रहा हूँ भाई, 9 के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, मैंने मान लिया y इज इक्वल टू 2x, और y इज इक्वल टू 2x जो लाइन है ना, वो ओरिजिन से पास होती है, कुछ इस तरह से जाएगी। ग्राफ बनाना आपको क्लास 9 से आता होगा, 9th में बनाए थे, 10th में बनाए थे, 11th 12th में हमने ग्राफ बनाए थे। ये लाइन कुछ इस तरह बनती है भाई, टेबल बना लो ना एक ऐसे, y इज इक्वल टू 2x लेके, ये x हो गया, ये y हो गया, 0 पे 0 आएगा, 1 रखोगे 2 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 रखोगे 6 आएगा, तो 0 0 1 2 2 4 3 6, तो 0 0 1 1 2 2, सॉरी 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 1 2 2 4 3 6, ऐसे नेगेटिव में निकलेंगे नंबर। ठीक हो गया, तो ये लाइन बन गई y इज इक्वल टू 2x। अब मैंने आपको 1 1 के लिए क्या बताया था, 1 1 के लिए बताया था कि आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो कहीं भी, जहां मन करे, यहां खींच दो, चाहे यहां खींच दो, चाहे यहां खींच दो, चाहे यहां खींच दो। अगर लाइन एक ही जगह कट कर रही है तो फंक्शन इज 1 1, क्योंकि लाइन एक जगह कट कर रही है तो फंक्शन इज 1 1। ये बात तो 1 1 की हुई। ऑन टू के लिए क्या बताया था, कोडोमेन में जाओ, यानी कि R में जाओ, पूरा y एक्सिस कोडोमेन है, और इस कोडोमेन में जितनी मर्जी लाइन खींच सकते हो खींचो। और अगर आपको एक भी लाइन ऐसी मिल गई जो आपके ग्राफ को कट नहीं कर रही, तो ऑन टू होगा। और अगर ये सारी लाइन ग्राफ को कट कर रही है तो फंक्शन ऑन टू होगा। और अगर एक भी लाइन ऐसी मिली जो ग्राफ को कट नहीं कर रहा, तो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सब लाइन ग्राफ को कट करेंगी तो फंक्शन ऑन टू होगा। तो मैंने आपको ग्राफ वाले मेथड में भी बातें समझा दी, एरो डायग्राम में भी समझा दी थी, और थ्योरेटिकल अप्रोच से भी क्वेश्चन को मैंने आपको प्रूव करा दिया था। तो एग्जांपल 8 to 9 हमने इस वीडियो में कर ली है, बचे एग्जांपल नंबर 7 10 11 12 13 14, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एग्जांपल्स के नाम से। ठीक है, तो जैसा भी आपने फील किया हो इस टॉपिक के बारे में मेरे को जरूर कमेंट करके बताना, और जितना हो सके उसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एग्जांपल्स में। थैंक यू।